हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स पे चर्चा की थी। आगे के टॉपिक्स आज हमें देखने हैं, लेकिन उससे पहले एक दो बातें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि पिछले 3 दिनों से आपके पास में वीडियोस नहीं आ रहे थे फिजिक्स के। उसका कारण ये था कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स जो कि अभी गवर्नमेंट ने, हमारे राजस्थान बोर्ड ने अनाउंस किए हैं, उन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में मैं बिजी था। तो इस कारण से 3 दिन, एक दिन में 3 बैच किए जा सकते हैं और वहाँ पे टोटल 8 बैच थे, इसलिए 3 दिन हो गए थे। ठीक है, तो उन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के चक्कर में आपके पास में 3 दिन तक वीडियोस नहीं भेज पाए थे, उसके लिए तो हम माफ़ी चाहते हैं। और आगे अगर अपन देखें तो आपको जो पीछे टॉपिक्स बताए गए थे उनके आधार पर कुछ बातें और बताता हूँ मैं। देखो, आपको एक तो ये कि आपको पीछे जो बातें बताई गई थी उसमें पीछे वाला जो टॉपिक आपको बताया था उसमें हमने अपवर्तन और अपवर्तन के जो उदाहरण थे दैनिक जीवन में उदाहरण, वो और वायुमंडलीय अपवर्तन के जो उदाहरण थे वो हमने देखे थे। ठीक है भाई, दैनिक जीवन में उदाहरण कौन से थे अपवर्तन के? भाई दैनिक जीवन में अपवर्तन के उदाहरण क्या क्या देख सकते थे आप? क्या क्या देखे थे आपने? एक तो कांच की पट्टिका थी, उससे अपवर्तन देखा था आपने, और उसमें आपने बोला था कि आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होता है, और साथ में हमने ये बोला था कि आपतित किरण और निर्गत किरण जो है ये समांतर होती है। समझे आप मेरी बात को? इस प्रकार का एक डायग्राम बना था और आपको ये भी बताया गया था कि आपके प्रैक्टिकल्स में भी है कि जैसे हमारे पास में कोई प्रकाश की किरण है जो कि इस प्रकार से इस पर आपतित होती है और इस प्रकार से इसको निर्गत होना चाहिए था। तो यहाँ इसका हो गया अपवर्तन, ऐसे आ गई है, और यहाँ से इसका फिर से अपवर्तन हो जाएगा और ये इसके समांतर रूप से निर्गत हो जाती है। मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर होती है, ये दोनों किरणें जो हैं ये समांतर होती हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मतलब कहने का जो अभिप्राय है वो ये है कि कांच की पट्टिका से अपवर्तन में आपने बोला था कि किसी आयताकार कांच की पट्टिका पर जब प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वो आपतित किरण के समांतर ही निर्गत हो जाती है। मतलब ये वाला आपतन कोण और ये वाला निर्गत कोण जो है समांतर होते हैं, समान होते हैं, सॉरी। ठीक है, साथ में इनके बीच की जो ये लंबवत दूरी थी, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो लंबवत दूरी थी, इसको हमने क्या बोला था? पार्श्विक विस्थापन। और इस पार्श्विक विस्थापन को आपने स्मॉल डी से दर्शाया था। इसके लिए सूत्र था हमारे पास में आई टी इंटू 1-1/n। ठीक है, यहाँ पे ये तो कोण आई हो ही गया, ये हमारे पास में हो गई टी, और ये जो कांच की पट्टिका है इसके पदार्थ का अपवर्तनांक हमने क्या ले लिया? n ले लिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इसके कांच की पट्टिका के पदार्थ का अपवर्तनांक हमने क्या ले लिया? n ले लिया। समझ गए आप मेरी बात? और इसके अलावा दूसरा आपने देखा था, दूसरा जो इसी का उदाहरण था वो आपने देखा था कांच की पट्टिका के लिए आपने दूसरा उदाहरण देखा था आभासी और वास्तविक गहराई। आभासी और वास्तविक गहराई वाले में आपने देखिए, जैसे ये हमारे पास में आपने एक पात्र ले रखा था और इस प्रकार से देखिए हमारे पास में ये जैसे कोई पात्र है और इस पात्र के लिए हम चर्चा करें। इस पात्र के लिए आधार जो है, जो बिंदु है इसका बॉटम, जो पेंदा जो है इसका, वो कहाँ पे है? बिंदु ऊपर है। ठीक है, लेकिन हमें वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। देखते हैं देता है कि नहीं देता। ये कोई प्रकाश की किरण है जो इससे यहाँ पे आपतित हो रही है और यहाँ पे है अभिलंब। तो इसका क्या हो गया? हमारे पास में अपवर्तन हो गया। ठीक है, यहाँ से ऐसे ही ये कोई प्रकाश की किरण है जो कि यहाँ पे आपतित हो रही है, तो इसका भी अपवर्तन हो जाएगा और ये अभिलंब से दूर हटेगी ना, तो अभिलंब से दूर हटते हुए इसका अपवर्तन हो गया और इसका अपवर्तन हो गया। तो ये इस बिंदु O' से आती हुई प्रतीत हो रही है हमें। तो इसकी देखिए यहाँ पे वास्तविक गहराई तो क्या थी हमारे पास में? h, जो कि यहाँ तक थी, और हमें प्रतीत केवल इतनी ही होती है जो कि हमने मान ली स्मॉल h, इतनी ही गहराई प्रतीत हो रही है। तो ये वास्तविक और आभासी गहराई है। ठीक है, ये कब होगा? जब आँख आपने यहाँ पे लंबवत ले रखी है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए आँख को आपने यहाँ नहीं रखा होता तब, तो जैसे देखिए हमारे पास में बिंदु है O, और इस बिंदु O से अगर कोई लंबवत प्रकाश की किरण चलती है तो लंबवत चलने वाली जो प्रकाश की किरण है वो बिना किसी विचलन के सीधी गुजर जाती है। ठीक है, उसके बाद में ये कोई प्रकाश की किरण है जो कि इस प्रकार से यहाँ पे आपतित हो रही है। तो ये जो आपतित प्रकाश की किरण है इसका हमारे पास में हो जाएगा यहाँ पे अपवर्तन, और ये बिंदु हो गया O'। ठीक है, और आगे अगर अपन देखते हैं इसमें तो आगे अगर अपन देखें इसमें तो
हमारे पास में हमने बोला है कि ये कब स्थिति होगी, ये स्थिति तब होगी जब आपको आपने आँख को लंबवत नहीं कर रखा है इसके, ठीक है, समझे आप मेरी बात। तो इस प्रकार से इसका अपवर्तन हो गया और ये बिंदु ओडेस से आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। अब हमने मान लिया कि इसमें भरे गए द्रव का जो अपवर्तनांक है वो क्या है हमारे पास में n है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बोला था कि जो अपवर्तनांक होता है, ये द्रव का अपवर्तनांक जो है n, ये इसकी वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का अनुपात होता है, ठीक है। तो यहाँ से h स्मॉल h बराबर आ जाएगा हमारे पास में कैपिटल H अपॉन में n आ जाएगा, ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो हमारे पास में आ गया, तो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ से ये आ गया हमारे पास में। अब यहाँ पे एक चीज़ और होती है, हमने अभी तक जो देखा उसके बाद में आपने बोला था कि इस पात्र की वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के अनुपात का अनुपात किसके बराबर होता है, पात्र में भरे गए द्रव के अपवर्तनांक के बराबर होता है। और यहाँ से h बराबर ये हो जाएगा, स्मॉल h का मान ये आ जाएगा। एक चीज़ और होती है और वो ये है कि ये जो वास्तविक गहराई और जो आभासी गहराई है, इनका जो अंतर है ये होता है, इसको अभिलंब विस्थापन कहते हैं। वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के अंतर को हम क्या कहते हैं, अभिलंब विस्थापन कहते हैं। इसे स्मॉल d से दर्शाते हैं। स्मॉल d बराबर आ जाएगा वास्तविक गहराई माइनस आभासी गहराई, ठीक है। तो यहाँ से वास्तविक गहराई माइनस आभासी गहराई, अगर अपन देखें वास्तविक गहराई माइनस आभासी गहराई अगर अपन देखें तो आभासी गहराई का मान स्मॉल h का मान हमारे पास में था कैपिटल H अपॉन में n, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में h आ गया कॉमन, तो हमारे पास में आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन n, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास में इसका मान, ठीक है। इसको वास्तविक गहराई और आभासी गहराई जो है ना, यहाँ पे पार्श्विक विस्थापन नहीं है, इसे हम लोग बोलते हैं अभिलंब विस्थापन, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास में अभिलंब विस्थापन। अब इसके आगे अगर अपन देखें कि क्या होगा और कैसे होगा, तो उस विवरण के बारे में और चर्चा करते हैं। देखो अपन हमने यहाँ पे बोला था, एक तीसरा हमने बोला था कि जो आंशिक रूप से डूबी हुई जो छड़ होती है जल के अंदर या किसी द्रव के अंदर, आंशिक रूप से डूबी हुई जो छड़ है वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, ठीक है ना, वो भी अपवर्तन के कारण ही दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था वायुमंडलीय अपवर्तन, और इस वायुमंडलीय अपवर्तन में हमने 2-3 चीज़ें देखी थी जो फिक्स थी, 2 बातें देखी थी। एक तो हमने देखा था वायुमंडलीय अपवर्तन में सबसे पहला था हमारे पास में अग्रिम सूर्योदय व पश्चिम सूर्यास्त, मतलब सूर्य जो है वो अपने उदय से कुछ समय पहले दिखाई देता है और अस्त के कुछ समय बाद तक दिखाई देता है, ठीक है। इसके कारण से दिन की जो अवधि होती है उसमें 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। इसके कारण से दिन की अवधि में कितनी वृद्धि हो जाती है, 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो यहाँ से अगर अपन देखें क्या होगा, देखते हैं हम लोग। देखो जैसे अब जैसे ये हमारे पास में पृथ्वी है ना, ये बातें इसलिए बताई जा रही है आपको क्योंकि इनमें कुछ समय का गैप हो गया है और वो रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें ये बातें काम में आने वाली हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में क्षैतिज रेखा हो गई, सूर्य अपनी इस आभासी स्थिति पे है, ठीक है। हमें ये पता है कि जो पृथ्वी होती है उसके पास में वायु का घनत्व अधिक होता है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे वायु का घनत्व कम हो जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह के पास में वायु का घनत्व अधिक होने के कारण से हम ये बोल सकते हैं कि पृथ्वी की सतह के निकट जो माध्यम होता है वो कैसा होता है, सघन होता है। क्योंकि माध्यम पृथ्वी के पास में क्या है, आपने क्या बोला, पृथ्वी के पास की वायु का घनत्व अधिक है, घनत्व ज़्यादा है, इसका मतलब पृथ्वी के पास में माध्यम सघन है। और जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे घनत्व कम हो जाएगा वायु का, इसका मतलब माध्यम विरल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर अपन देखें तो सूर्य से चलने वाली जो प्रकाश की किरण है इसे विरल से सघन माध्यम में जाना पड़ेगा। इस प्रकार से आ गई प्रकाश की किरण, और जब ये विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी और जो सूर्य है वो अपनी इस आभासी स्थिति पर दिखाई देगा, ठीक है ना। लेकिन आपने ये बोला था कि ये जो सूर्य है ये अपनी आभासी स्थिति पर कितने डिग्री तक के कोण पे दिखाई देता है, आधे डिग्री के तक के कोण पे दिखाई देता है, ठीक है ना। और लगभग कितने समय तक के लिए, 2 मिनट तक के लिए, ठीक है। मतलब सूर्योदय जब होता है तो उससे 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देने लग जाएगा आधे डिग्री के कोण पर अपनी आभासी स्थिति पर, ठीक है। और ऐसे ही सूर्यास्त के बाद में भी 2 मिनट तक सूर्य दिखाई देगा, वो भी आधे डिग्री के कोण पर, और 2 मिनट तक के लिए दिखाई देता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इसके कारण से दिन की जो अवधि है ना उसमें सूर्योदय के समय 2 मिनट की और सूर्यास्त के समय 2 मिनट की, ऐसे टोटल मिला के 4 मिनट की वृद्धि होती है दिन की अवधि में, ठीक है ना।
दिन की अवधि में 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। और आगे अगर आप दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं तो वो हमारे पास में था, दूसरा जो एग्जाम्पल था वो हमारे पास में था किसका, तारों के टिमटिमाने का। हमने बोला था और हमने कहा था कि वास्तव में जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन वो तो प्रश्न था तारे टिमटिमाते हैं क्यों। इसका जवाब क्या था हमारे पास में, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से तारे टिमटिमाते हैं। अब हमारे मन में एक डाउट ये बनता है कि अगर वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से तारे टिमटिमाते हैं तो क्यों, क्या होता है वास्तव में, होता क्या है इसके अंदर। देखो होता क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है उस वायुमंडल की 4 परतें होती हैं। तारों से आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वो इन चारों परतों से गुजरती है, ठीक है। और जब इन चारों परतों से गुजरेगी, देखो जैसे ये पृथ्वी है, ये पहली परत, ये दूसरी परत, ये तीसरी और ये चौथी, ठीक है। तारों से आने वाली प्रकाश की किरण यहाँ पे आती तो ये, यहाँ पे माध्यम विरल था, यहाँ पे सघन था, तो इसका अपवर्तन होगा। फिर इससे आगे वाली जो परत है वो इस पीछे वाली परत की तुलना में सघन है। फिर ये वाली परत इससे भी सघन है और ये जो परत है वो इससे भी सघन है। मतलब जैसे जैसे आप पृथ्वी के पास में जाते जाओगे वैसे वैसे माध्यम सघन होता जाएगा। मतलब ये जो सूर्य से आने वाली प्रकाश की, जो तारों से आने वाली प्रकाश की किरण है, ये जब वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरती है तो बार बार ये सघन माध्यम में प्रवेश करती है और इसका बार बार अपवर्तन होता है। बार बार अपवर्तन होने के कारण से इनका जो प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बन रहा था उस प्रतिबिंब की स्थिति चेंज होती रहती है, ठीक है। और उस प्रतिबिंब की स्थिति चेंज होने के कारण से क्या तारे जो है वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। मतलब होता क्या है कि तारों से आने वाले प्रकाश को पृथ्वी के वायुमंडल की चारों परतों से गुजरना पड़ता है और प्रत्येक स्थिति में यह प्रकाश सघन माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक है। इस प्रकार तारों से आने वाले प्रकाश की किरण का निरंतर अपवर्तन होता रहता है। इस कारण से इनका हमारे रेटिना पर प्राप्त इनका प्रतिबिंब अपनी स्थिति बार बार परिवर्तित करता रहता है, ठीक है। और वास्तव में इस कारण से हमें तारे कैसे दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। एक प्रश्न और भी था कि तारे तो टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं, क्यों। तो इस क्यों का जवाब ये था कि वास्तव में जो तारे होते हैं वो उनके पास में स्वयं का प्रकाश होता है। तारे स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जबकि जो ग्रह होते हैं उनके पास में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। समझे आप मेरी बात। यह था हमारे पास में वायुमंडलीय अपवर्तन। अब अच्छा, एक आपने निरपेक्ष अपवर्तनांक भी देखा था, लास्ट वीडियो में आपको बताया जा चुका है निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। हमने कुल मिला के वायुमंडलीय अपवर्तन और दैनिक जीवन में जो अपवर्तन के उदाहरण है वो देखे थे। उसके बाद में हमने निरपेक्ष अपवर्तनांक भी देख लिया था। अब आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, देखना। देखिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज वो हमारे पास में क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो TIR लिख दिया आपने इसका शॉर्ट फॉर्म, टोटल का T, इंटरनल का I और रिफ्लेक्शन का R, TIR आ गया ना। समझे आप मेरी बात को। ये था हमारे पास में अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये हमें आज का टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, ये लगभग पूछा भी जाता है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई, ठीक है। हमारे मन में एक प्रश्न बनता होगा कि एक हमने टॉपिक इस पाठ की शुरुआत में देखा था वो था परावर्तन, और एक टॉपिक हम लोग आज देख रहे हैं और वो है हमारे पास में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इन दोनों में अंतर क्या है वास्तव में। तो एक तो है परावर्तन और एक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इन दोनों में अंतर क्या है वास्तव में। देखो इस अंतर को बताने से पहले मैं आपको एक बात और बताता हूँ। आपने पीछे वाला जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने क्या बोला था, परावर्तन, जो आपने स्टार्टिंग में जब परावर्तन देखा था उसके साथ में आपको कुछ बातें बताई गई थी, लगभग पहले ही वीडियो में शायद वो बातें बताई गई थी। पहले वीडियो में आपको ये बताया गया था, इस चैप्टर का जो पहला वीडियो है किरण प्रकाशिकी का, उसको अगर आपको नहीं ध्यान हो तो नोट्स में आप देख लेना, उसमें भी मिल जाएंगे आपको, शुरुआत के 1-2 पेज में मिल जाएंगे। और अगर उसमें नहीं देखते हो तो आप पहले वीडियो में देख लेना। आपको ये बताया गया था कि परावर्तन जो है, मतलब जो 2 प्रकार के पृष्ठ होते हैं, एक तो होता है पारदर्शी और एक अपारदर्शी होता है, ठीक है ना। तो पारदर्शी जो पृष्ठ होता है इससे तो अपवर्तन और परावर्तन दोनों होते हैं, जबकि जो अपारदर्शी पृष्ठ होता है, अपारदर्शी जो पृष्ठ होता है इससे हमारे पास में केवल क्या होता है,
परावर्तन होता है। समझे आप मेरी बात को? ठीक है भाई, अपारदर्शी पृष्ठ जो होता है इससे परावर्तन होता है, जबकि पारदर्शी जो पृष्ठ होता है जैसे कांच है, लेंस है, प्रिज्म है, जल की बूंद है ना, इनसे अपवर्तन और परावर्तन दोनों होते हैं। आपने जो पीछे परावर्तन के बारे में पढ़ा था वो किससे, कौन से हो रहा था? पृष्ठ से, अपारदर्शी पृष्ठ से हो रहा था, ठीक है ना, इसलिए वो क्या था? परावर्तन था। अगर यही परावर्तन पारदर्शी पृष्ठ से होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अगर ये सामान्य परावर्तन है और अगर ये परावर्तन जो है ये अपारदर्शी पृष्ठ से होता है तब तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सामान्य परावर्तन कह देते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर यही परावर्तन पारदर्शी पृष्ठ से होगा तो इसी को हम क्या बोल देंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कह देंगे, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोल देंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोल देंगे। मतलब पहली बात तो यह है कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ये कौन से पृष्ठ से होता है? अपारदर्शी पृष्ठ, सॉरी पारदर्शी पृष्ठ से होता है, इससे होता है, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट और ओपेक दो प्रकार के पृष्ठ होते हैं, ठीक है। जब अपारदर्शी पृष्ठ होगा तब तो केवल परावर्तन ही होगा, ठीक है। और पारदर्शी पृष्ठ से अगर परावर्तन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। देखते हैं हम लोग अब इस अंतर को हम थोड़ा सा आगे और सार्थक सिद्ध करेंगे कि वास्तव में ये जो पारदर्शी पृष्ठ है, सॉरी, इससे परावर्तन हो सकता है। देखते हैं हम लोग। तो पहले तो इसको देखने से पहले आप मुझे एक बात ये बताइए कि वायु और जल का एक युग्म दे रखा है माध्यम के रूप में। वायु और जल का जो आपको युग्म दिया गया है माध्यम के रूप में, वो उनमें से सघन कौन सा है, विरल कौन सा है? वायु और जल में हमने बोला था कि जो जल है वो तो कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। और वायु कौन सा माध्यम हो जाएगी? विरल माध्यम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन देखें हमारे पास में, देखिए क्या होगा। जैसे ये हमारे पास में दो पृष्ठों का विभेद करने वाली कोई एक रेखा हो गई, दो पृष्ठों का विभेद करने वाली एक कोई रेखा हो गई हमारे पास में। तो इसमें अगर अपन देखते हैं यहाँ पे जैसे हमने क्या ले रखा है? जल भर रखा है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे हमने जल भर रखा है। तो आगे अगर अपन देखें, देखिए देखो, जैसे यहाँ पे हमारे पास में माध्यम क्या है? जल। और यहाँ पे हमारे पास में माध्यम क्या है? वायु। सीधी सी बात है, जल कौन सा माध्यम हो गया? सघन। और ये वायु कौन सा माध्यम हो गई? विरल, ठीक है। अब एक बात देखना, जैसे ये कोई प्रकाश की किरण है जो जल से किस में जा रही है? ये कोई प्रकाश की किरण है जो जल से किस में जा रही है? हमारे पास में जल से जा रही है वायु के अंदर। मतलब कौन से माध्यम से? सघन से किस में जा रही है? विरल माध्यम में जा रही है। और जब ये प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो इसकी चाल बढ़ेगी, और चाल बढ़ने का मतलब होता है अपवर्तन कोण बढ़ेगा। और अपवर्तन कोण बढ़ेगा इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो प्रकाश की किरण है ये अभिलंब से दूर हट जाएगी ना। तो ये जो प्रकाश की किरण है ये अभिलंब से दूर हट जाएगी और इस प्रकार से इसका हो जाएगा अपवर्तन। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास में आपतन कोण I और ये हो गया हमारे पास में परावर्तन कोण R। समझे आप मेरी बात? ठीक है, ये हमारे पास में आपतन कोण हो गया I और ये हो गया हमारे पास में परावर्तन कोण R, ठीक है। मतलब आपने ये बोला था कि ये जो प्रकाश की किरणें कौन से किस में जा रही है? जल से किस में जा रही है? वायु के अंदर प्रवेश कर रही है। मतलब सघन माध्यम से किस में जा रही है? ये विरल माध्यम में जा रही है, ठीक है। और इस स्थिति में चाल बढ़ने के कारण से अपवर्तन कोण बढ़ता है। मतलब ये जो प्रकाश की किरण है ये अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। उसके बाद में आप एक बात और देखिए, ये जो आपतित किरण है इसको आप इधर लेके जाओ। मतलब इस आपतन कोण का मान आप बढ़ाते जाओ। जैसे जैसे आप आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे परावर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा। बढ़ने का मतलब ये परावर्तन कोण जो है इधर की तरफ आएगी, रेखा परावर्तित किरण, ठीक है ना। सॉरी, अपवर्तित किरण जो है इधर की ओर आती जाएगी ना। अगर ऐसा है तो मान लीजिए आपने ये बोला कि जैसे हम लोग इस किरण को इधर की ओर लेके जाते हैं तो ये वाली जो किरण है ये इधर आएगी, कोण बढ़ेगा। आपतन कोण में निरंतर वृद्धि करने पर अपवर्तन कोण में भी निरंतर वृद्धि होती है, ठीक है ना। मतलब ये जो किरण है ये इस पृष्ठ की ओर बढ़ती जाती है, ठीक है। अब एक स्थिति में जब आप एक निश्चित कोण पर इसको आपतित करते हैं, है ना भाई, आपने बोला कि इस किरण को इधर खिसकाओ, मतलब आपतन कोण में वृद्धि करो। तो आपतन कोण में जब हम वृद्धि करते जाएंगे तो ये किरण नीचे की तरफ आती जाएगी और इस पृष्ठ पर आती जाएगी, ठीक है। समझे आप मेरी बात को? मतलब इस पृष्ठ की ओर आने लग जाएगी, इस कोण का मान बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। और इस कोण का मान बढ़ते बढ़ते ये किरण नीचे आते आते एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब ये किरण इस पृष्ठ पे आ जाएगी, ठीक है। और जिस व्यक्तिगत कोण पर ये होता है, ये इस पृष्ठ पर आती है, उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं?
उस कोण को हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ये जो क्रांतिक कोण है इसको हमने किससे दर्शा दिया, आई सी से दर्शा दिया, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। और इस स्थिति में अपवर्तन कितने डिग्री पे हो गया, आर का मान, अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। इस निश्चित आपतन कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, इस निश्चित आपतन कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं, ठीक है। और इसे आई सी से दर्शाते हैं। और ये जो आपतन कोण होता है आई सी, या ये जो क्रांतिक कोण होता है आई सी, यहाँ पे आई सी का मतलब हमारे पास में क्या है, आई सी का मतलब हमारे पास में है क्रांतिक कोण, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। ये जो आपतन कोण है आई सी, इसे थीटा सी से भी दर्शाया जा सकता है, ठीक है, इसे थीटा सी से भी दर्शाया जा सकता है, ठीक है। फिर आगे अगर अपन देखते हैं इसमें, तो हमारे पास में देखिए क्या होगा। अब ये दूसरी स्थिति आ गई। हमने ये बोला था कि जब प्रकाश की किरण जल से वायु में प्रवेश करती है या सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो उस स्थिति में यह अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। ये हमने स्टार्टिंग में बोल दिया था। तो इसमें आपको लिखनी क्या बातें हैं, जो आपको नोट्स में दे तो रखी है हालांकि, लेकिन आपको लिखनी क्या है, इसमें हमें लिखना है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। और इस स्थिति में आपतन कोण में निरंतर वृद्धि करने पर अपवर्तन कोण में भी निरंतर वृद्धि होती है। और एक निश्चित आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान बढ़कर 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। मतलब इस स्थिति में जो प्रकाश की किरण है वो लंबवत अपवर्तित हो जाती है, ठीक है। और इस निश्चित आपतन कोण को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, क्रांतिक कोण बोल देते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा में आप क्या लिख सकते हो, क्रांतिक कोण की परिभाषा में आप क्या लिख सकते हो, सघन से विरल माध्यम में, देखो सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती हुई प्रकाश की किरण, सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती हुई प्रकाश की किरण, सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण के लिए वह निश्चित आपतन कोण, सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण के लिए वह निश्चित आपतन कोण जिस पर प्रकाश की किरण लंबवत अपवर्तित हो जाती है वो क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है, ठीक है। सघन से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण के लिए, सघन से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण के लिए वह निश्चित आपतन कोण जिस पर प्रकाश की किरण लंबवत अपवर्तित हो जाती है वो क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे हम लोग आई सी से दर्शाते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में अगर अपन देखें, अगर मान लीजिए आप इस कोण का मान इससे ही बढ़ाते हैं, भाई आपने आपतन कोण का मान बढ़ाया था तो इसका मान बढ़ा था, और एक निश्चित आपतन कोण का पर इसका अपवर्तन कोण का मान बढ़ते हुए 90 डिग्री हो गया था, मतलब ये लंबवत अपवर्तित हो गई थी। अब अगर आप इस कोण का मान इससे भी बढ़ाते हो, इस क्रांतिक कोण से भी अधिक करोगे आप इस आपतन कोण को, तो उस स्थिति में इसका मान और बढ़ेगा। अब ये जो रेखा है ये यहाँ से अब कहाँ आएगी, फिर नीचे की तरफ ही तो आएगी ना, ऊपर तो कोई जगह बची नहीं, यहाँ से लगातार यहाँ आती गई, यहाँ आ गई। अब और अगर आप कोण बढ़ाओगे तो इससे भी नीचे आएगी ना, अंदर की तरफ आएगी। तो उस स्थिति में देखिए हमारे पास में ये, जैसे हमारे पास में कोई प्रकाश की किरण है और ये हमारे पास में हो गया इसका अभिलंब, यहाँ पे आपतन कोण आपने ले रखा है आई, लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि ये जो आपतन कोण है आई, ये इस क्रांतिक कोण आई सी से भी ज़्यादा है, ठीक है। और उस स्थिति में जो प्रकाश की किरण है इसी माध्यम में वापस से लौट जाएगी, और इसे हम क्या बोल देते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोल देते हैं। ये घटना क्या है हमारे पास में, TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगी। समझे आप मेरी बात, ठीक है। इसकी परिभाषा में आपको बता दूंगा। इसकी हमने जो बातें देखी है, हमने क्या बोला था इसमें हमने बोला है कि ये जो आपतन कोण का मान है वो किससे अधिक है, क्रांतिक कोण से अधिक होगा। और प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से कौन से में जाएगी, सघन से किस में जाएगी, विरल माध्यम में जाएगी। तो उस स्थिति में प्रकाश की जो किरण है वो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, और ये परिघटना क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। समझ गए आप मेरी बात, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बोला था, इसमें हमने बोला था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा में आप क्या बोल सकते हो, सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण जब क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो उस स्थिति में वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, और यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है, ठीक है। सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण जब क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, और यह परिघटना क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है, ठीक है। TIR कहते हैं इसको, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को। तो शुरुआत से हम रिवाइज करें इसको, इस पॉइंट को हम लोग शुरुआत से देखें तो हमने शुरुआत में क्या बोला था कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है
तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। और इस स्थिति में आपतन कोण में निरंतर वृद्धि करने पर, इस स्थिति में आपतन कोण में निरंतर वृद्धि करने पर क्रांतिक अपवर्तन कोण में भी निरंतर वृद्धि होती है। और एक निश्चित आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान बढ़कर कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। एक निश्चित आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान बढ़कर कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। मतलब ये प्रकाश की किरण लंबवत अपवर्तित हो गई, ठीक है। और इस निश्चित आपतन कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। सिर्फ किससे, इसे किससे दर्शाते हैं हम लोग, आई सी से दर्शाते हैं। समझे आप मेरी बात को, इसको हम किससे दर्शाते हैं, आई सी से दर्शाते हैं, ठीक है। उसके आगे तो इसकी परिभाषा में आप क्या बोल सकते हैं, इसकी परिभाषा में आप ये बोल सकते हैं कि सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण के लिए वह निश्चित आपतन कोण जिस पर यह लंबवत अपवर्तित हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। और इसे आई सी से दर्शाते हैं। एक बात, महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि ये जो क्रांतिक कोण है ये किसी एक पृष्ठ के लिए, किसी एक माध्यम के लिए तो नियत होता है, लेकिन विभिन्न माध्यमों के लिए भिन्न भिन्न होता है, ठीक है ना। किसी एक माध्यम के लिए तो ये नियत होता है और विभिन्न माध्यमों के लिए भिन्न भिन्न होता है। ताप पर निर्भर नहीं करता। ये जो क्रांतिक कोण है ताप पर निर्भर नहीं करता है, ये पृष्ठ की प्रकृति पर जरूर निर्भर करता है, ठीक है। समझे आप मेरी बात को, जो माध्यम आपने ले रखा है उसका जो पृष्ठ होगा उसकी प्रकृति पर जरूर ये निर्भर करेगा, बाकी ये ताप पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। जैसे हीरे के लिए इसका जो मान है 24.4 डिग्री होता है, ठीक है। हीरे के लिए इसका मान 24.4 डिग्री होता है, किसी दूसरे माध्यम के लिए कुछ और भी हो सकता है। समझे आप मेरी बात को, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या बोला था कि जब प्रकाश की, इस स्थिति में जब प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दिया जाएगा तो उस स्थिति में प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी और इससे इस घटना को हम क्या कह देंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कह देंगे। मतलब इसकी परिभाषा में आपको दो बातें ध्यान रखनी है। परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए, मान लीजिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा दीजिए, तो इतना लंबा थोड़ा नहीं लिखना, केवल इसी घटना के बारे में बताओगे, लेकिन इसकी परिभाषा आप क्या दोगे कि ये जो प्रकाश की किरण है कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है, सघन से विरल माध्यम में जा रही है। एक बात तो आपको ये बतानी है उस परिभाषा में। दूसरी बात आपको इस परिभाषा में ये बतानी है कि जो आपतन कोण है उसका मान क्रांतिक कोण से अधिक है और इस स्थिति में जो प्रकाश की किरण है पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी और ये घटना क्या कहलाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाएगी, ठीक है ना। तो मतलब इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसकी परिभाषा में आप क्या बोल सकते हो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण, सघन से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण जब क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है और यह घटना या यह परिघटना क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है, ठीक है ना, TIR कहलाती है। समझ गए आप मेरी बात। इसके अलावा ये हमारे पास में क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है ये घटना, ठीक है। तो मतलब ये हमारे पास में क्या था, ये हमारे पास में क्या था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का विवरण था, ठीक है ना। अब इसी विवरण को आपको थोड़ा सा आगे देखना है। मतलब यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए पूछा जाए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो शर्त है वो क्या है, दो शर्त होती है। उन दोनों शर्तों के बारे में आपको यहाँ पे बताया जा चुका है इस डायग्राम में और इस परिभाषा में भी मैंने आपको बता दिया था। शर्त देखिए, दो शर्त हो जाएगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR के लिए, दो शर्तें होती हैं, ठीक है। और पहली शर्त तो ये है कि जो प्रकाश की किरण है वो कौन से माध्यम से कौन से में गमन करनी चाहिए, सघन से विरल माध्यम में गमन करनी चाहिए, ठीक है। पहली शर्त तो ये, तभी होगा ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा भाई, ठीक है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जरूरी शर्त क्या है कि प्रकाश की किरण का जो गमन है वो कौन से कौन से माध्यम में होना चाहिए, सघन से विरल माध्यम में होना चाहिए। मतलब एक बात ये है कि सामान्य परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसमें आपने अंतर क्या बोला था कि सामान्य परावर्तन तो होता है अपारदर्शी पृष्ठ से और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है पारदर्शी पृष्ठ से, ठीक है। लेकिन इसमें अंतर यह है कि जो अपारदर्शी पृष्ठ होता है ना उससे हर स्थिति में ही परावर्तन होगा, हर स्थिति में ही परावर्तन होगा, जबकि पारदर्शी पृष्ठ से केवल एक ही स्थिति में परावर्तन होगा। वो कब, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में गमन करे और दूसरी बात आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। तो दूसरी शर्त भी क्या है हमारे पास में, आपतन कोण जो है I, इसका मान क्रांतिक कोण IC से अधिक होना चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास में। मतलब इसकी दो शर्त थी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कितनी शर्तें होंगी, दो शर्तें। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त लिखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त लिखिए। तो आपसे अगर मान लीजिए बोला जाए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त लिखनी है आपको, तो देखिए कैसे होगा और किस प्रकार से होगा। इसमें आप क्या बोल सकते हो, सघन से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जानी चाहिए, पहली शर्त तो ये है। और दूसरी शर्त ये है कि आपतन कोण जो है
ये क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, आपतन कोण जो है ये क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। समझ गए आप मेरी बात को? ये दो शर्तें होती हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हमने मान लिया कि इसमें भरे गए द्रव का जो अपवर्तनांक है वो हमारे पास में क्या है, n है। ठीक है ना, हमने मान लिया कि जो द्रव आपने ले रखा है या जो सघन माध्यम आपने ले रखा है उसका अपवर्तनांक हमारे पास में क्या है, n है। ठीक है, तो हमें इस अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध स्थापित करना है ना, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। ठीक है ना, अपवर्तनांक यानी n और क्रांतिक कोण को हम किससे दर्शाते हैं, IC से दर्शाते हैं। तो इन दोनों में हमें संबंध स्थापित करना है। देखो करते हैं कोशिश संबंध स्थापित करने की। तो संबंध स्थापित करते हैं, देखो हम लोग क्या होगा, संबंध स्थापित करते हैं हम लोग, क्या होगा और कैसे होगा। देखिए हमारे पास में n यानी अपवर्तनांक और IC यानी क्रांतिक कोण, इनमें हम लोग देखते हैं संबंध। ठीक है, इनमें हम देखते हैं संबंध। तो यहां से अगर अपन देखें, देखिए क्या होता है हमारे पास में, किस प्रकार से होता है हमारे पास में। देखो हमने बोला था कि जो अपवर्तनांक है n बराबर हमारे पास में क्या होता है, साइन I अपॉन में साइन R। स्नेल का नियम है ना, ये किसका नियम है, स्नेल का नियम। लेकिन ये शर्त है यहाँ पे, और वो शर्त क्या है कि n ले रखा है आपने, n यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक, और निरपेक्ष अपवर्तनांक किसके सापेक्ष होता है, निर्वात या वायु के सापेक्ष। मतलब पहला माध्यम तो कोई भी होगा लेकिन सघन माध्यम है, लेकिन दूसरा माध्यम निर्वात या वायु है। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारे पास में। तो यदि आपने बोल दिया कि यदि हमारे पास में साइन I अपॉन साइन R होता है n बराबर, ठीक है, यदि हमने बोल दिया कि I बराबर हमारे पास में क्या है, IC। ठीक है, तो उस स्थिति में हमारे पास में R का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा क्या? उस स्थिति में हमारे पास में R का मान कितना आ जाएगा भाई, अगर क्रांतिक कोण पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो उस स्थिति में क्रांतिक कोण पर आपतित प्रकाश की जो किरण है, चलो ये संबंध हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको पूर्णांतरिक परावर्तन पर आधारित कुछ और बिंदु बता देता हूँ आपको। ठीक है ना, उसके बाद में हम लोग इस संबंध को भी देख लेंगे। पहले ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो डेरिवेशनल था, ये आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके बारे में हम देखिए क्या होता है हमारे पास में। देखो किस प्रकार से हो सकता है और क्या हो सकता है हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन देखें, चलो आपको दिक्कत लगेगी इसलिए मैं आपको इसी भी संबंध को बता देता हूँ। IC व किसमें संबंध, ये क्रांतिक कोण हो गया IC, और अपवर्तनांक इनमें संबंध हो गया। ठीक है, इन दोनों में हमें देखना है संबंध। देखिए विवरण आपकी किताब से थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ मैं, और किताब से थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। जैसे हमारे पास में N21 जो होता है, जिसकी परिभाषित सूत्र आपने क्या बोला था, N2 अपॉन में N1। ठीक है, बराबर हमारे पास में क्या हो गया, साइन I अपॉन में साइन R। ठीक है, तब यहाँ पे हमारे पास में पहला माध्यम तो क्या था, जल था। ठीक है, इसका अपवर्तनांक हमने मान लिया n, और दूसरा माध्यम जल से ही तो प्रकाश की किरण किसमें जा रही थी, वायु के अंदर जा रही थी, वायु है, तो वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो पहला माध्यम जल था मतलब n1 का मान क्या हो गया हमारे पास में, n हो गया, और दूसरा माध्यम क्या है, वायु, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक आपने क्या रखा है, n2, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, एक बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि आपने बोल दिया कि आपतन कोण किसके बराबर है, क्रांतिक कोण के बराबर है। मतलब ये जो प्रकाश की किरण है क्रांतिक कोण पर आपतित हुई है, और क्रांतिक कोण पर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है ये लंबवत अपवर्तित हो जाती है। तो ये क्रांतिक कोण पर आपतित होने वाली प्रकाश की जो किरण है ये लंबवत अपवर्तित हो जाती है। तो लंबवत अपवर्तन की स्थिति में अपवर्तन कोण R का मान कितना हो जाएगा हमारे पास में, 90 डिग्री हो जाएगा ना, समझे आप मेरी बात को। तो यहाँ से आप देखिए, इस विवरण को आप देखिए, इस सूत्र से आप देखिए, यहाँ से हम देखें N2 का मान कितना है हमारे पास में, 1/N1 का मान कितना है हमारे पास में, N बराबर साइन I, और I की जगह आपने क्या ले रखा है, IC ले रखा है, तो IC अपॉन में साइन R का मान कितना हो गया हमारे पास में, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया ना। तो यहाँ से हमारे पास में देखिए संबंध क्या आ गया, 1/n बराबर आ जाएगा हमारे पास में साइन IC। ठीक है, और अपॉन में साइन 90 का मान तो 1 हो ही गया।
1 अपॉन एन का मान ये है, तो एन का मान हमारे पास में क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन आई सी। ठीक है, तो एन का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में कोसेक आई सी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में एन का मान। ठीक है ना, अपवर्तनांक हो गया हमारे पास में। ठीक है, और आई सी का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास में क्रांतिक कोण है। ठीक है, तो ये किसमें संबंध हो गया, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध हो जाएगा। लेकिन ये केवल कब काम में आएगा, ये केवल कब काम में आएगा, जब माध्यम कौन सा है, पहला माध्यम तो सघन और दूसरा माध्यम क्या होना चाहिए, वायु। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ मैं ये संबंध एक बार आपको। देखो, स्नेल का नियम आपने पीछे पढ़ रखा है, अपवर्तन संबंधी स्नेल का जो नियम है इसका हमने अध्ययन किया था, और उसके बारे में आप देखिए, आपने यहाँ से बोला था कि n21 जिसका मान होता है n2 अपॉन n1 बराबर हमारे पास में क्या होता है साइन आई अपॉन में साइन आर। ठीक है, और पूर्णांतिक परावर्तन के लिए देखो चित्र क्या था हमारे पास में, यहाँ पे एक माध्यम ले रखा था आपने, और यहाँ पे हमारे पास में माध्यम क्या था, वायु थी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में माध्यम क्या था, जल था। ठीक है, मतलब सघन माध्यम था, और सघन से किस में जा रही थी, विरल माध्यम में जा रही थी। ठीक है, ऐसा था ना, यहाँ से चल रही थी प्रकाश की किरण, तो ये पहला माध्यम हो गया, इसमें आ रही थी तो ये दूसरा माध्यम हो गया। ठीक है ना, तो इस पहले माध्यम का अपवर्तनांक आपने ले लिया n1 और इस दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक आपने क्या ले लिया n2। तो यहाँ पे आप देखो n1 यानी पहला माध्यम क्या है हमारे पास में, जल लिया है। ठीक है ना, तो इसका अपवर्तनांक हमने क्या मान लिया, n मान लिया। n2 यानी दूसरा माध्यम हमारे पास में क्या है, वायु, और इस वायु का अपवर्तनांक कितना होता है हमारे पास में 1। ठीक है, ये, और दूसरा आपने बोल दिया कि आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण के बराबर है, मतलब ये जो प्रकाश की किरण है ये क्रांतिक कोण पर आपतित हो रही है। ठीक है, तो क्रांतिक कोण पर अगर आपतित होती है प्रकाश की किरण तो इस स्थिति में लंबवत अपवर्तित हो जाएगी। लंबवत अपवर्तन की स्थिति में आर का मान हमारे पास में कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखें तो n2 का मान हमारे पास में कितना है 1 बट्टा n1 का मान हमारे पास में हो गया n बराबर आ जाएगा साइन, और आई सी आ गया आई की जगह पे, और अपॉन में साइन आर का मान कितना आ गया हमारे पास में 90। तो यहाँ से 1 अपॉन n का मान आ जाएगा साइन आई सी। तो यहाँ से n बराबर हमारे पास में क्या आ गया, 1 अपॉन साइन आई सी, और ये हो गया हमारे पास में कोसेक आई सी। ठीक है ना, ये संबंध किसमें है, आपतन कोण और नहीं क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध है। ठीक है, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि जो दूसरा माध्यम है वो वायु ही हो, ये जरूरी थोड़ी है कि दूसरा माध्यम वायु ही हो। मान लीजिए कि पहला माध्यम यहाँ पे कांच है और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास में, जैसे हमने मान लिया कि स्टार्टिंग में यहाँ पे हमारे पास में क्या है, जैसे कांच है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में क्या हो गया, जैसे जल, कांच से जल में प्रवेश कर रही है प्रकाश की किरण, तो अब भी तो ये सघन से विरल में ही जा रही है। कांच सघन माध्यम है और जल कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। तो उस स्थिति में अब इसका जो सूत्र है क्या हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग देखें। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम ये बोल दें कि यदि द्वितीय माध्यम जो है ना, दूसरा माध्यम जिसमें प्रकाश की किरण जाती है, यदि माध्यम 2 निर्वात या वायु न हो, तो उस स्थिति में आप देखिए, अब यहाँ पे n2 अपॉन में n1 ही रहेगा, ये बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, साइन आई अपॉन में साइन आर। और इस n2 अपॉन n1 का आपने क्या बोला था, n21 बोला था ना, तो आपने बोल दिया कि यहाँ पे जो प्रकाश की किरण है क्रांतिक कोण पर आपतित हो रही है, तो इस स्थिति में अपवर्तन कोण r का मान हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास में देखिए क्या होगा, n21 बराबर आ गया हमारे पास में साइन आई की जगह आई सी, और अपॉन में साइन आर की जगह हमारे पास में आ गया 90। ठीक है ना, तो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे आ गया हमारे पास में n21 बराबर आ जाएगा साइन आई सी। ठीक है, समझ गए ना आप मेरी बात को, मतलब ये जो टॉपिक है इसमें हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपतन कोण जो है, ये क्या बोलते हो आप, अगर दूसरा जो माध्यम है वो निर्वात या वायु नहीं होता है तो फिर ये माध्यम, ये कुछ परिवर्तन हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, तो देखो पूर्णांतिक परावर्तन के लिए आपने 2-3 बातें बोली थी। पहली बात तो ये पूर्णांतिक परावर्तन जो है ये पारदर्शी पृष्ठ से होने वाला परावर्तन होता है। ठीक है, दूसरी बात आपने बोली थी कि पारदर्शी पृष्ठ से भी ये परावर्तन केवल तभी होगा जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। ठीक है, और तीसरी शर्त आपने बोली थी कि ये पूर्णांतिक परावर्तन केवल तभी होगा जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा। ठीक है ना, समझे आप मेरी बात को। और इन संबंधों को देखने के बाद में हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है उसके लिए शर्तें देखी थी,
और उन शर्तों को देखने के बाद में हमने यहाँ पे IC यानी क्रांतिक कोण और N यानी कि अपवर्तनांक में संबंध स्थापित किया था। ठीक है ना, ये संबंध हमने स्थापित किया था जो आपको अभी पीछे बताया गया था। और आगे वाला इसका जो टॉपिक है, दैनिक जीवन में इस पूर्णांतिक परावर्तन के हमें उदाहरण देखने हैं। हमें देखना है कि वास्तव में दैनिक जीवन में ये कैसे काम में आता है। ठीक है ना, लेकिन इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक विशिष्ट काम है, और वो ये है कि आपको परावर्तन का जो टॉपिक है वो पूरा बता दिया गया है। ठीक है, और उस परावर्तन वाले टॉपिक को जो आपको पूरा बता दिया गया था उसके बारे में आप देखिए, परावर्तन का टॉपिक कहाँ तक का है, शुरुआत से लेके कहाँ तक का, दर्पण सूत्र वाला नहीं आता वो, आपको मैंने बताया था दर्पण सूत्र, आवर्धन क्षमता, सॉरी, ठीक है ना, शुरुआत से लेके कहाँ तक का आ गया, आवर्धन क्षमता तक का आ गया। तो आवर्धन क्षमता तक का आपको पूरा देखना है, मतलब, या फिर आप ये बोल सकते हो अपवर्तन वाला जो टॉपिक है ना, अपवर्तन वाला जो टॉपिक है इससे पहले का, अपवर्तन से पहले तक का जो टॉपिक है ना, वो हमारे पास में किसका हो गया, परावर्तन का हो गया। ठीक है, तो आपको मंडे यानी सोमवार को आपको इसका टेस्ट लिया जाएगा, पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा, और समय जो है वो आपको निश्चित समय बता दिया जाएगा कि भाई इतने बजे हमारा परावर्तन वाले इस फिजिक्स वाले चैप्टर का टेस्ट होगा। ठीक है, इसलिए आपको मैंने बता दिया कहाँ से कहाँ तक का आएगा, इसके अंदर चैप्टर कहाँ से कहाँ तक का आएगा, अपवर्तन से पहले तक का पूरा चैप्टर आएगा। ठीक है ना, मतलब परावर्तन वाला टॉपिक पूरा आएगा, इसमें कोई भी डेरिवेशन आ सकता है, कोई सवाल दिया जा सकता है, और एक वीडियो और अलग से बना के मैं आपको दूंगा जिसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स अलग से बता दूंगा। ठीक है ना, ये तो थ्योरी चल रही है पूरी, और एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें न्यूमेरिकल्स अलग से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास में, ये ध्यान रखना है, मंडे यानी सोमवार को आपको इसका टेस्ट होगा। ठीक है, तो आप अभी से तैयार कर लेना, आज तो मंगलवार ही है, 5-6 दिन बच जाते हैं आपके पास में, उन 5-6 दिनों में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी के जो आगे के जो टॉपिक्स हैं, इस पूर्णांतिक परावर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग क्या होते हैं, कहाँ पे ये किस प्रकार से काम में आ सकता है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।